सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम आपको मिलवाने लाए हैं मौलिक भारत के एक प्रमुख सदस्य गोपाल प्रसाद जी से। और गोपाल प्रसाद जी आपको अपना परिचय स्वयं देंगे। तो मिलते हैं हम गोपाल प्रसाद जी से। गोपाल प्रसाद जी, आप बताइए आप कहाँ से हैं और आपका अपना परिचय क्या? देखिए, मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा ज़िले से। विगत 20 साल से दिल्ली में हूँ और मैं विशेष रूप से आरटीआई के ऊपर मैं कार्य करता हूँ। लोकहित में लोक शिक्षण, लोक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आरटीआई के लिए पूरे देश भर में चलाने के लिए संकल्पबद्ध। तो आप मौलिक भारत के संपर्क में कब और कैसे आए? ये मौलिक भारत से विगत 5 साल से ज़्यादा अवधि हो गए मुझको जुड़े हुए। और वैसे तो कई संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा, लेकिन ये संस्था दूसरी संस्थाओं से बिल्कुल अलग सा लगा मुझे। एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ, ज़मीन पर कार्य करना, कोई ऐसे केवल हवाबाजी में या दिखावा वाला काम नहीं रहा इनका। बहुत प्रैक्टिकल काम मैंने देखा। और किसी भी तरह की लोकहित से संबंधित समस्या रहे तो उसके ऊपर में पूरा चौकस दृष्टिकोण, एकदम जैसे हर चीज़ की मॉनिटरिंग करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो चीज़ होता है कि समयबद्ध कार्यक्रम होता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश के प्रति, समाज के प्रति, वो भावना मैंने इस संस्था में देखी। भारत में आपका क्या पदभार रहा, आपका क्या दायित्व रहा मौलिक भारत में? आपने अभी तक उसमें क्या किया? कि मैं तो पहले एक साधारण सदस्य के रूप में जुड़ा था और मेरे को सीखने की भावना थी। मैं सीखने, इनके साथ काफ़ी अच्छी टीम थी शुरू से ही। तो मैं एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा और मैं विद्यार्थी अपने आप को मानता हूँ। तो मेरा ये भाव रहा कि मैं इतने सारे दिग्गजों के बीच में इन लोगों के सानिध्य में रह के कुछ सीख सकूं और समाज में फिर उसको आगे बढ़ा सकूं। आपका क्या दायित्व था? मैंने ये पूछा मौलिक भारत। मेरा दायित्व, मैं सदस्य के बाद फिर आरटीआई सेल का मैं प्रभारी बना और उसके साथ मैं कोऑर्डिनेशन का जो काम है, सदस्य बनाने का जो काम है, इन सारे चीज़ों को, कई सारे कार्यों को निर्वहन किया। मौलिक भारत ने अभी तक दिल्ली और आसपास या देश के अंदर ऐसा क्या किया है कि जिससे उसकी पहचान बनी है और आप उसके संपर्क में आने की आपकी इच्छा जागृत हुई? देखिए, एक तो होता है शासन और प्रशासन, सत्ता जो भी होता है उसको वो कोई सपने में नहीं आता। कोई भी चीज़ उसको जनता ही मार्गदर्शन करती है, अपना फीडबैक देती है। सबसे पहले शासन और प्रशासन को देश और समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसके बारे में फीडबैक देने वाली बात हमारे संस्था के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री अनुज अग्रवाल जी, उनकी बौद्धिक जो क्षमता है, मैं उनका बहुत ज़्यादा मैं प्रशंसा करूंगा। इसलिए कि वो एक अच्छे अभिभावक की तरह से देश और समाज को देखते हैं। एक नागरिक तो सब हैं, लेकिन जागरूक नागरिक की भूमिका वो निभाते हैं। जागरूक नागरिक हो करके देश और समाज की क्या क्या समस्याएं हैं और एक आम नागरिक की तरह से वो सोचना और उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो हर मंत्रालय का कभी न कभी फीडबैक का प्रपोजल आता है, ये सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन वो हमेशा हर वेबसाइट की, हर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर समय समय पर आता रहता है। उन सारे चीज़ों को ये मॉनिटर करते रहते हैं और त्वरित प्रतिक्रिया ये व्यक्त करते रहते हैं, ये स्वयं प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं। और शासन प्रशासन की कोई भी जो गलत चीज़ें होती हैं, गलत निर्णय होता है, गलत आदेश होता है, तो उसको तुरंत फुरत में ये कार्यक्रम तय करते हैं। और जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, धरना का, प्रदर्शन का, ज्ञापन का, ये देने के लिए ये पूर्ण रूपेण समर्पित रहे। आपने बताया आपका क्षेत्र आरटीआई रहा है, तो आरटीआई के क्षेत्र में आपने अभी तक क्या क्या किया है और कितनी आरटीआई, मतलब ऐसा कुछ किया है जिससे आरटीआई के क्षेत्र में कुछ नया हुआ हो? देखिए, सूचना का अधिकार आरटीआई सन 2005 में आया आज, लेकिन मैं विशेष रूप से आरटीआई के क्षेत्र में 2010 में जुड़ा। और एक नृपेंद्र कालिया नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे सूचना का अधिकार पुस्तक लिखी थी, उसकी समीक्षा करने के लिए दिया था उन्होंने। और जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो उसके बाद से ही मैंने संकल्प किया कि अब मेरा जो ट्रैक ऑफ एक्शन है वो आरटीआई के प्रति समर्पित रहेगा। मुझे वो टूल मिल गया जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों का, हम अपने विभागों में जो रुकी हुई फाइलें हैं, जो विकास के संबंधित मुद्दे हैं,
जो जनहित के संबंधित मुद्दे हैं उनके बारे में प्रश्न कर सकूं, उनके बारे में नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकूं, मैं सरकार से हिसाब और किताब मांग सकूं। उसके लिए मुझे वो टूल मिल गया, उसके लिए वो मुझे वीपन मिल गया। और उस वीपन को मिलने के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी तक मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वैसे तो मैं बहुत छोटा सा मैंने कार्य किया है, एक से एक दिग्गज हैं इस क्षेत्र में काम करने वाले। मैंने अभी तक 6,500 से ऊपर RTI फाइल कर चुका हूँ। और मेरा मूल उद्देश्य कोई अपना प्रोपेगेंडा, अपना कोई प्रचार प्रसार करना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हम कलेक्टिव रूप में पूरे देश के RTI के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो देश और समाज के प्रति जो चिंतन है उसका एक बृहद प्लेटफार्म बना सकूं। उनके बीच में जो कॉमन कॉज के जो इश्यूज़ हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो समाधान है, उसके बारे में आपस में संपर्क, समन्वय, संवाद और सहयोग, इस फार्मूले के आधार पर हम लोग हमेशा जुड़े रहें, एक दूसरे से डिस्कशंस करते रहें, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहें, एम्पावर करते रहें, उसकी समस्याओं का समाधान करते रहें और जुड़ करके काम करें। जब तक कलेक्टिव अप्रोच और कलेक्टिव लीडरशिप नहीं होगी तब तक हम मजबूती से, प्रखरता से देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। सारा चीज़ समाधान शासन और प्रशासन और सरकार का नहीं हो सकता, समाज की भी एक जिम्मेवारी बनती है। और वहीं पर जो कॉमन कॉज के प्रति, जो जनहित के प्रति जो काम करने वाले, लोकहित के संबंध में जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। जैसे आप RTI के लिए कार्य कर रहे हैं और मौलिक भारत का एक बड़ा नाम है, तो मौलिक भारत ने अभी तक RTI के माध्यम से ऐसा क्या क्या काम किया है जिससे समाज का भला हुआ हो? एक तो जो प्रमुख मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के संबंध में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी के शासनकाल में जो सबसे बड़ा करप्शन हुआ वो हमारी मौलिक भारत संस्था ने ही सबसे पहले उसको एक्सपोज किया। और उसी एक्सपोजिंग के कारण यादव सिंह जी जेल में गए। उनकी जो बेनामी संपत्ति थी, उन्होंने मायावती के साथ मिल करके, उनके परिवार के सदस्यों ने जो 46 के करीब में फर्जी कंपनियां बनाई हुई थी, उनमें जो एसेट्स थे, बेहिसाब जो संपत्ति थी, उनको हम लोगों ने पूरा इतना सारे डॉक्यूमेंट्स हमने लोगों ने उसका जुटाया। उसमें RTI की भी महत्वपूर्ण रोल थी। पर्दे के पीछे हम लोग मिल कर के काम किए और मेरी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारी संस्था के कई सारे सदस्य, हमारे अनुज अग्रवाल जी, हमारे कैप्टन विकास गुप्ता जी और मैंने सब मिल के और हमारी संस्था के सारे लोगों के समर्थन से हम लोगों ने उसको जनहित के लिए और एक आवाज़ बना दी। और जिस आवाज़ के कारण ये सारा विभाग भी सक्रिय हुआ और उस पर दबाव बना। और तदुपरांत आज जो है सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, वो जेल की हवा खाए। तो इस तरह से है। उसके बाद DND का मुद्दा है, DND का मुद्दा रहा। उसके बाद भी समय समय पर विभागों को ज्ञापन देने की, महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो या लोकहित से संबंधित कई सारे ऐसे चीज़ स्वतः प्रतिक्रिया के रूप में हम लोग संस्था के माध्यम से देते रहे। तो मौलिक भारत आगे जो भविष्य के लिए अभी, क्योंकि मौलिक भारत नई टीम गठन की है और आपको भी नया पदभार मिला है, तो अभी मौलिक भारत के आगे के लिए क्या आपके जो सुझाव हैं? मौलिक भारत को आगे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे समाज के लिए और अच्छा कुछ हो सके? कोई अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ता। सबसे बड़ी चीज़ है कि कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए। संपर्क, समन्वय, संवाद और सहयोग, ये मूल मंत्र है। ये जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी होता है। इसका क्रियान्वयन करना सबसे बड़ा चीज़ है। मैं एक कार्यालय प्रभारी के रूप में सबसे पहले जो पुराने हमारे साथी थे, वो भी हमारे जो नए साथी जो बनने वाले हैं, उनको इन संस्था के से परिचय कराते हुए जोड़ना। जो समाज में सक्रिय लोग हैं, जो देश और समाज की जो वर्तमान व्यवस्था से दुखी हो चुके हैं, उसमें व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में लगे हुए हैं, उनके भी महत्वपूर्ण सुझाव हैं, लेकिन वो किन्हीं कारणों से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। उन सबों को जोड़ करके उनके सामूहिक, हमने उसके लिए एक प्लान तैयार किया है कि हमने एक फीडबैक फॉर्म तैयार किया है और उन सारे सदस्यों से हम फीडबैक ले करके और उसका एक डाटाबेस हम मेंटेन करेंगे। और इस तरह से हम सबों का जब फीडबैक आ जाएगा, उसी फीडबैक को कलेक्टिव रूप दे करके उसके ऊपर में क्रियान्वयन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए
और हमें उम्मीद है कि आगे मौलिक भारत बहुत अच्छा कुछ करेगा और आपके सहयोग से और अन्य सदस्यों के माध्यम से मौलिक भारत पहले से भी अधिक नाम रोशन करेगा।